उत्तर भारत में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। धूप के तेज सपेड़े और चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल किया हुआ है। दिन के समय तो आलम यह है कि लोग धूप के तेज सपेड़ों से बचने के लिए छाया का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं या फिर अपना सर ढककर चलते हुए दिखाई देते हैं। आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग की तरफ से जो अब ताज़ा अपडेट जारी किया गया है उसके अनुसार उत्तर भारत में लोगों को इस भीषण गर्मी से अगले 2 दिन तो राहत मिलने की संभावना है, लेकिन ये राहत ज़्यादा दिन जारी नहीं रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार के बाद से एक बार फिर से जो तापमान है वो बढ़ सकता है और बढ़कर उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस को भी टच कर सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में बृहस्पतिवार को दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इस सीजन में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार किया गया हो। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस के पार होने के बावजूद दिल्ली में लू जैसी स्थिति नहीं बनी, क्योंकि मौसम विभाग ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है जिसके अनुसार जो सामान्य तापमान अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो या फिर जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाए तभी जो है वो लू जैसी स्थिति जो है वो मानी जाती है। मौसम विभाग ने जो ताज़ा अपडेट जारी किया है उसके अनुसार जो पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, हिमाचल प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो चुका है जिसका असर पहाड़ी इलाकों पर तो दिख रहा है और यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन तक देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। लेकिन इससे जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने अगले 2 दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई और इसके साथ ही धूल भरी हवा भी चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसकी जो गति है वो तकरीबन 20 से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा ने आज कांग्रेस मुख्यालय तक प्रोटेस्ट किया। आपको बता दें कि युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड मामले में जितना बड़ा घोटाला हुआ है वो देश के सामने एक एक करके लगातार खुल रहा है। हालांकि इस प्रोटेस्ट की अगुवाई दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सागर त्यागी और प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहाँ पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कागजों में हमेशा कांग्रेस ने काम किया है और यही वजह है कि कांग्रेस ने देश को लूट करके रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इस मामले को लेकर के कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेताओं का लगातार ये कहना है चूँकि 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव नज़दीक है और इसीलिए तमाम ऐसी एजेंसियां जो सरकार के अधीन है उनका दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस देश भर में ईडी, सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन करके, प्रोटेस्ट करके ये मैसेज देश की जनता तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि दिल्ली में आज का दिन प्रदर्शनों का रहा, जहाँ एक तरफ देश भर के अंदर कांग्रेस ने प्रदर्शन कर ईडी और सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल सोनिया के खिलाफ मोर्चा खोलकर ये बताने की कोशिश की कि हर भ्रष्टाचार के पीछे गांधी परिवार मौजूद है। हालांकि अब देखने वाली बहुत अहम बात यह होगी कि आने वाले 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव होने वाला है उसमें नेशनल हेराल्ड को लेकर के बीजेपी और उसके सहयोगी दल किस तरह से कांग्रेस को घेरते हैं और क्या ये मुद्दा आने वाले समय में इन दोनों के लिए संजीवनी बूटी की तरह साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। यह संपत्ति का ब्यौरा इसलिए मांगा गया है कि हाल ही में कई आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति अनावरत निकली है। यही नहीं, उनकी संपत्तियों का ब्यौरा दे पाने में भी वो विफल रहे। इसके साथ साथ हाल ही में अभिषेक प्रकाश जो लखनऊ के जिलाधिकारी भी रहे और एक बड़ा नाम रहे, लेकिन फ़िलहाल उनके ऊपर जांच है। यह बताया जा रहा है कि उनकी संपत्ति असीम है और संपत्ति इतनी है कि वो उसका लिखा पढ़ी में जवाब भी नहीं दे पा रहे। ऐसे में तमाम उन आईएएस आईपीएस के
खासकर उन सभी आईएएस और आईपीएस पर नज़र है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो जिनकी संपत्तियां बेनामी हैं, न सिर्फ बेनामी है बल्कि उन आईएएस आईपीएस पर नज़र रखी गई है जो अब तक अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दे सके हैं। ऐसे उन तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर कभी भी गाज गिर सकती है जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। खासकर उन आईएएसों पर नज़र रखा जा रहा है जो किसी न किसी मामले में भ्रष्ट रहे हैं या किसी न किसी मामले में उनका नाम आता रहा है। तमाम उन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। जब से अभिषेक प्रकाश का मामला सामने आया तब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतर्कता दिखाई है और सभी जांच एजेंसियों को सतर्क करते हुए कहा है कि उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए जो खुद किसी जांच को कर रहे हैं या उन जांचों को बंद कर दिया गया है। उन तमाम जांचों को खोला जाए, उन अधिकारियों के नाम लिए जाएं जिन अधिकारियों ने अब तक कोई बड़ी जांचें की हैं। उन सभी को देखते हुए स्पष्ट किया जाए कि ये सभी ईमानदारी के साथ जांच हुई हैं और जिन अधिकारियों का संपत्ति का ब्यौरा अभी तक उत्तर प्रदेश शासन को नहीं सौंपा गया है उन अधिकारियों को लास्ट अल्टीमेटम दिया जाए। जब से यह खबर आई है तब से आईपीएस और अधिकारियों की इस पूरी ब्यूरोक्रेट में कहीं ना कहीं हलचल मच गई है और सभी अपनी संपत्तियों का जो लिखित चल संपत्तियां हैं, चल अचल संपत्तियां हैं, उनका ब्यौरा शासन को देने के लिए जुट गए हैं। लेकिन उन पर गाज अवश्य गिर सकती है जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया है। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर के बेहद सीरियस हैं और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी आईएएस और आईपीएसों का जो भी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा है उसको जल्द से जल्द स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस अब अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए ईगल सिस्टम के जरिए कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनकी निगरानी करेगी और शायद यही वजह है कि अपराधियों पे लगाम लगने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। जिस तरह से राजधानी लखनऊ के 52 थानों पर इनकी तैनाती की गई है और बाकायदे इसको लेकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेगन ने हरी झंडी दिखाई है। माना यह भी जा रहा है कि ईगल सिस्टम से जो अपराधी हैं उन पे पुलिस की निगरानी होगी। तो ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए जिस तरह से एक बड़ी पहल की गई है लखनऊ के कमिश्नरेट पुलिस ने की है और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो सक्रिय अपराधी हैं उनकी अलग सूची बनाई जाएगी और जो निष्क्रिय अपराधी हैं उनकी भी सूची बनाई जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि जो अपराधी हैं वो पुलिस की निगरानी में होंगे, उनकी हर एक एक्टिविटी, उनकी हर एक क्रियाशील जो गतिविधि है वो पुलिस अब मॉनिटरिंग करेगी। तो संभवतः आने वाले समय में जो अपराधी हैं कहीं ना कहीं उनके मन में ईगल सिस्टम को लेकर ज़रूर भय पैदा होगा और शायद यही वजह है कि पुलिस भी ये चाहती है कि हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग करके उनको कहीं ना कहीं कार्रवाई के जद में लाया जा रहा है। कैमरामैन सुजीत के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर की, क्योंकि लगातार नशे के खिलाफ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो अभियान है वो लगातार चलता हुआ नजर आया। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 के लास्ट तक उत्तराखंड के अंदर जो ड्रग्स है या फिर कहा जाए जो नशा है उसको ख़त्म करना है, यानी कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का अभियान लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चलाया जा रहा है। और उसी के तहत कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड पुलिस है वो कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। वहीं उधम सिंह नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर मणिकांत मिश्रा SSP के नेतृत्व में एक टीम ने एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया है कि जो कि गांजे की तस्करी किया करता था। और बताया जा रहा है कि जो गांजा बरामद किया है वो 400 किलो से भी अधिक गांजा उससे बरामद किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसकी कीमत 86 लाख के लगभग आकी गई है। और वही देखेगा कि एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है कि उधम सिंह नगर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। और वही देखेगा कि उधम सिंह नगर पुलिस कहीं ना कहीं लगातार ऐसे नशा तस्करों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। और अभी देखा जाए जो नशा तस्कर पकड़ा गया है उसके पास से 400 किलो के करीब जो गांजा है वो बरामद किया गया है और उसका एक साथी अभी फरार बताया जा रहा है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इस गांजे की जो सप्लाई है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि
ऐसे राज्यों में यानी कि अन्य राज्यों में जाकर कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई किया करता था और इसको यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस इससे और जानकारी भी जुटा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन कौन है, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो खेप इसके पास से बरामद हुई है ये एक आदमी का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है। इसको लेकर पुलिस उस व्यक्ति से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और अन्य जो लोग होंगे उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस के द्वारा जरूर किया जाएगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। पंजाब के अंदर कई आतंकी हमले करवाने का मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसिया को अब अमेरिका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। FBI ने एक दिन पहले एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर कई आतंकी हमले करवाने का आरोपी अब उनकी गिरफ्त में है। यानी कि हैप्पी पसिया जो कई साल पहले अमेरिका के अंदर अवैध पासपोर्ट के जरिए, अवैध इमिग्रेशन के जरिए दाखिल हुआ था और वहां पर कई सालों से रह रहा था, अब वहां की पुलिस ने उसको दबोच लिया है। हैप्पी पसिया की गिरफ्तारी के बाद अब पंजाब के अंदर कई बड़े आतंकी हमलों को लेकर बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि पंजाब पुलिस के मुताबिक हैप्पी पसिया ने अलग अलग जिलों के अंदर 14 से ज़्यादा आतंकी हमले करवाए थे, जिसमें गुरदासपुर के अंदर और अमृतसर के अंदर कई ग्रेनेड हमले शामिल हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी जब गुरदासपुर और अमृतसर के अंदर हमले हुए थे तो हैप्पी पसिया ने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन हमलों की जिम्मेदारी ली थी और इसके बाद लगातार उसकी तलाश जो है और भी तेज जो कर दी गई थी। लेकिन अब अमेरिका के अंदर अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब उसके प्रत्यर्पण को लेकर कितनी जो तैयारी है, कितनी उसको लेकर अब फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की जाएगी, इसको लेकर अब जो पंजाब पुलिस है वो केंद्रीय एजेंसियों के साथ जो है वो वार्ता करेगी ताकि अमेरिका से हैप्पी पसिया को पंजाब एक्रेडिट करके वापस जो है यहाँ पर लाया जा सके। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर कई ऐसे ग्रेनेड हमले हुए थे, कई ऐसे धमाके हुए थे, कई जगह पर IED वगैरह मिली थी जिसपे हैप्पी पसिया ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है और ख़ासतौर पर जो BKI बबर खालसा इंटरनेशनल है उसके जरिए इन दोनों ग्रुप से हैप्पी पसिया पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ था और इन्हीं के जरिए वो पंजाब के अंदर दहशत फैलाने का काम भी लगातार कर रहा था। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद अगर उसको पंजाब वापस लाया जाता है, पंजाब पुलिस उसकी हवालगी लेकर आती है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें और कितना समय लगता है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। समाजवादी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने जा रही है, जिसमें ज़िला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे समाजवादी कार्यकर्ता, ज़िला स्तर पे पदाधिकारी जाएंगे, लोगों को बताएंगे समाजवादी सरकार में क्या क्या उपलब्धियां थीं अखिलेश यादव की सरकार की, जो 2012 से लेके 2017 तक चली। अब बहरहाल समाजवादी पार्टी की कैंपेन जो ये चलने वाली है उससे कितना लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता है या नहीं मिलता है या तो आने वाला कल बताएगा। मगर RSS की राह पे समाजवादी भी चल पड़ी है। जिस तरह से RSS भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बखान में लगी रहती है, डोर टू डोर जाती है और अपनी पार्टी यानी राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी की बातें करती, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को अपनी तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ घसीटने का प्रयास जो है RSS निरंतर करती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर उसी प्लेटफॉर्म पे समाजवादी पार्टी भी अब वर्कआउट करने जा रही है। क्योंकि 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव है और अखिलेश यादव खासतौर पर समाजवादी पार्टी इसमें कोई भी दांव नहीं चूकना नहीं चाहते हैं। और जाहिर सी बात है वंस अगेन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उस उत्तर प्रदेश के बनना चाहते हैं और सरकार अपनी बनाना चाहिए, जिसकी वजह से पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हर ज़िला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव-गांव जाएं, डोर टू डोर जाएं और ये बताएं कि योगी सरकार में क्या कमियां हैं और अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 2017 तक जो थी उसमें क्या क्या उपलब्धियां थीं, क्या क्या अचीवमेंट अखिलेश यादव ने हासिल किए और योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या कमियाँ हैं उसको उजागर करें। कैमरामैन सुमित के साथ रजाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़।
क्या बढ़ेंगी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें? बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से आया सम्मन। नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर चुनाव नतीजों को दी गई चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जग24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सम्मन भेजा है। कोर्ट ने उन्हें 8 मई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ये सम्मन कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद राव गुडाडे की ओर से दायर की गई याचिका पर भेजा गया है। याचिका में गुडाडे जो है उन्होंने नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से फडणवीस की जीत को चुनौती दी है और उन पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को कुल 1,29,400 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के गुदाड़े को 51,000 वोट मिले। फडणवीस ने यह सीट 39,700 वोट से जीती थी। और ईवीएम वोटिंग की बात करें तो सीएम फडणवीस को 1,27,726 वोट और गुदाड़े को 88,515 वोट मिले थे। वहीं पोस्टल में भी फडणवीस जो है उनको बढ़त मिली थी। यह सीट बीजेपी की सबसे मजबूत सीट में गिनी जाती है। खुद देवेंद्र फडणवीस यहां से 2019, 9 और 14 और 19 और 24 में लगातार जीत दर्ज करा चुके हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस नेता की चुनौती ने फडणवीस की राह को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। गुदाड़े ने कोर्ट में दावा किया है कि फडणवीस ने चुनाव के दौरान आचार संहिता और पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन किया है। जस्टिस परवीन पाटिल की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बार के चुनाव में महायुति को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी को ज्यादा खास सफलता नहीं मिली सकी। जो खास तौर से अब देखना होगा कि क्या कोर्ट की इस कार्रवाई से सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ेंगी या मामला यहीं थम जाएगा। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जग24/7 न्यूज, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत के जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में संसाधन बढ़ने के बाद भी हालात नहीं सुधर सके हैं। यहां आने वाले मरीजों को अपनी जांच संबंधी रिपोर्ट लेने के लिए एक दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। ये हाल पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से हो रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की जांच के नाम पर संसाधन तो बढ़े लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ सकी हैं। ऐसा तब है जब जिला अस्पताल में रोजाना 1,000 से अधिक मरीजों की आमद हो रही है। इसमें सामान्य समस्या के साथ गंभीर बीमारी से परेशान मरीज भी शामिल होते हैं। हालांकि जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से अटैच होने के बाद व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर जोर दिया गया था। पैथोलॉजी लैब में भी संसाधन बढ़ाए गए। इसके बाद लोगों को ब्लड व यूरिन की बीमारी से जुड़ी सभी प्रकार की जांचों की सुविधा मिलने लगी, लेकिन मरीजों को समय रहते लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल कॉलेज में रोजाना 400 से 500 मरीजों का ब्लड व यूरिन के सैंपल लेकर लैब भेजे जाते हैं, जिसके लिए सिर्फ 2 ही कर्मचारी तैनात हैं। सैंपल देने के लिए रोजाना मरीजों की लंबी कतार भी लगती है। घंटों लाइन में लगने वाले मरीजों को दूसरे दिन रिपोर्ट देने के लिए बुलाया जाता है, जिससे दूर दराज से आए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिम्मेदारों का कहना है कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलती है और कब तक मरीजों को यूं ही रिपोर्ट के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK24/7 न्यूज, पीलीभीत। देश और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब वक्फ कानून को लेकर के जन जागरण अभियान
की शुरुआत करने जा रही है। 20 अप्रैल से ये पूरे ही देश में इस अभियान की शुरुआत करेगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कमेटियां गठित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में रीजनल लेवल से लेकर के अलग अलग क्षेत्र स्तर पे, अलग अलग विधानसभा के स्तरों पर तमाम कमेटियों का गठन किया जाना है और विशेष रूप से इसमें तमाम अलग अलग बुद्धिजीवियों को भी शामिल किया जाएगा। विशेष बात यह है कि इन तमाम कमेटियों में उन बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाएगा जो कि सामाजिक रूप से काफ़ी प्रबुद्ध हैं और जिनकी बात वहाँ के क्षेत्रीय लोग काफ़ी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वक़्फ़ कानून को लेकर के तमाम विपक्षी नेता भ्रम फैला रहे हैं और इसी के तहत अब उत्तर प्रदेश और देश भर में इसको लेकर के हर एक स्तर पर वक़्फ़ कानून को लेकर के जन जागरण का अभियान शुरू किया जा रहा है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। और आपको बता दें कि मदरसे से भी लोगों को लिया जाएगा और मदरसों के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको कमेटी में शामिल करते हुए नवयुवा और नवयुवतियों और महिलाओं के बीच में जा कर के इस वक़्फ़ कानून के बारे में बताया जाएगा कि ये कितना बेहतर है मुस्लिम समाज के लिए और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शिव प्रताप सिंह, जेके न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। उत्तराखंड में अगले 3 दिन में प्री मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम ने बताया है कि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसकी वजह से पूरे उत्तराखंड में सभी जिलों में भारी बरसात हो सकती है और बहुत ही अधिक वेग से हवाएं भी चलेगी। आंधी, तूफान और अंधड़ का भी अंदेशा उन्होंने जताया। उन्होंने कहा है कि 18 अप्रैल यानी आज रात से मौसम खराब होगा, बरसात शुरू हो सकती है। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल की रात से बरसात शुरू हो सकती है और 19 के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है जो सभी जिलों में लागू होगा। सभी जिलों में भारी बरसात हो सकती है, इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जो यात्री, तीर्थयात्री उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तीर्थयात्रा पे जा रहे हैं उनको भी सतर्क रहने और गर्म कपड़ों के साथ रखने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही जो नदी नालों के किनारे रहते हैं उनको कहा गया है कि तटवर्ती इलाकों के लोगों को भी सचेत किया गया है कि नदियों के तट के किनारे, नालों के किनारे जाने से बचे क्योंकि भारी जलराशि आने से वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है और जान माल का नुकसान हो सकता है। प्रदेश के प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि भारी बरसात की वजह से कोई ऐसी क्षति न हो जिससे बाद में दिक्कत आए। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि ये मौसम 3 दिन रहेगा, उसके बाद एक बार फिर से मौसम में गर्मी महसूस होगी और इसे प्री मानसून भी कह सकते हैं। तो प्री मानसून की तैयारियों को लेकर के प्रशासन को अलर्ट किया गया है और कहा गया है कि अगले 3 दिन तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इसको देखते हुए सभी एहतियात पूरे करते हैं। कैमरा सहयोगी संजीव शर्मा के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। सिटी रिपोर्टर मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के टोला के विकास के लिए जो है विशेष विकास शिविर का आयोजन जो है किया जा रहा है। लेकिन सदियों से जो है देखा गया है कि बिहार अभी भी जो है काफ़ी जो है विकास से जो है वंचित है। जितने भी चाहे दलित समुदाय के लोग हो, चाहे महादलित समुदाय के लोग हो, उनके बीच में जो है अभी भी जो है काम अधूरा है। क्या लगता है कि जो ये विशेष में जो विकास शिविर का जो घोषणा हुआ है, क्या ये पेपर पर ही सीमित हो जाएंगे? क्या यह योजना जो है जनता के बीच में जाकर जो है कुछ काम करेंगे? कहीं ना कहीं जो है जनता जो है कन्फ्यूज में पड़े हुए हैं। क्या सरकार द्वारा जो है जो योजनाएं, जो जन कल्याणी योजना जनता के हित के लिए दिए जा रहे हैं,
क्या वो योजना धरातल पे उतर पाता है कि नहीं उतर पा रहा है। अभी भी अगर खास करके अगर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो है विकास कोसों दूर है। अभी भी जो है पूर्ण रूप से जो है विकास नहीं हुआ है। अभी भी जो कुछ ऐसे गांव हैं बिहार के अंदर जहां पर जो है लोग जो है शादी विवाह करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि गांव में जो है मुख्य सड़क नहीं है, कहीं पर विद्यालय नहीं है, कहीं पर किसी गांव में हॉस्पिटल नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो है देखने को ये मिल रहा है कि काफ़ी जो है उस गांव के लोग जो है सरकार के जो जन कल्याणी योजना है उनसे वंचित हो रहे हैं। अभी चुनावी दौर चल रहा है, 2025 बिहार विधानसभा का जो है दौर है। सभी जो है केंद्र से लेकर जो है बिहार की जो भी नेता हैं, सब जो भी मंत्री हैं वो अभी दौरे पर लगे हुए हैं। क्या उनके दौड़ने से आने से, क्या वो केवल बोर्ड लगाने से, क्या फीता के काट देने से क्या वहाँ पर जो है योजना पूर्ण रूप से जो है कामयाबी हो जाएगा? कहीं ना कहीं जो है जनता जो है ये मन बना लिए हैं, क्या सरकार द्वारा जो योजना दिए जा रहे हैं क्या उसका लाभ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें भी जो है काफ़ी लूट खसोट जो है जारी है, जनता त्राहिमाम है। और यहाँ पे जो अगर देखने को मिल रहा है कि बिहार के अंदर जो अफसरशाही चरम सीमा पर है, तो क्या जनता ये विचार रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार का जो हम मतदान करेंगे हम किसको मतदान करेंगे, क्या जिसको हम वोट देंगे तो वो हमें जो है जो सरकार द्वारा जो योजना दिया गया उसका हमें लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है जनता जो अभी भी जो है बिहार के अंदर जो है ठकैती का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों का ये भी आरोप है कि लोग आते हैं, केंद्र से भी मंत्री आते हैं, बड़े बड़े सपना देकर जो है चले जाते हैं, लेकिन उसका सपना अधूरा रह जाता है, धरातल पर कोई काम नहीं होता है। इसलिए इस बार का जो चुनाव हो रहा है कहीं ना कहीं अगर हम अपना अगर मतदान करेंगे तो सोच और विचार कर करेंगे। इस बार का मतदान जो होगा बच्चों के शिक्षा पे मतदान होगा, गांव के विकास के पर मतदान होगा, गांव में जो है स्वास्थ्य के लिए मतदान होगा। कहीं ना कहीं मतलब लोगों के मन में जो है कई तरह की जो है बातें उभर रहा है। इसलिए आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रदेश के कई जिलों व क्षेत्रों में लो वोल्टेज और विद्युत की जो कटौती है उनके बारे में। बता दें कि लो वोल्टेज और विद्युत कटौती के चलते कृषकों के साथ आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के रबी फसल पकने के कगार पर है और लो वोल्टेज और विद्युत कटौती के चलते वे अपनी फसलों की पूरी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते फसलों के कुछ भागों को नुकसान भी हो रहा है। कुछ कृषक अपने जो रबी फसल लगाए हैं उनके कुछ हिस्सों को सिंचाई के बिना छोड़ भी दे रहे हैं। वहीं जितने फसल सिंचाई हो रहे हैं उतने का ही देख रेख कर रहे हैं। बता दें कि इस संबंध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्लॉक एवं जिला स्तर पर पहुंचकर जो विद्युत विभाग है उनके आला अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया था और इनका त्वरित निदान के लिए कहा भी गया था। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने ये आरोप भी लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों को बिजली देने में विफल हो रही है। वहीं अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन और विभाग के द्वारा क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है जिससे लोगों को इस परेशानियों से निजात दिला सके। JK 24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन भूपेंद्र सिन्हा के साथ वीडियो जर्नलिस्ट परमेश्वर राजपूत।